हेलो दोस्तों, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर स्वागत है। और दोस्तों, हमारी ये सीरीज जिसका नाम है वॉर क्रॉनिकल्स, इसमें आज हम बात करेंगे एक हमारे दूसरे युद्ध के बारे में जो कि भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस युद्ध का नाम है झेलम का युद्ध, जिसे वितस्ता का युद्ध या हाइडेस स्पीच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों ये युद्ध इतना ज़्यादा फेमस है और इतिहास में इसको लेकर विवाद भी है? कुछ विद्वानों का मानना है कि इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी और कुछ विद्वानों का मानना है कि पोरस की जीत हुई थी। तो हम दोनों व्यू पे चर्चा करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं हरि सिंह राजपूत और आज हम लोग बात करने वाले हैं झेलम के युद्ध, जो कि 326 बीसी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में एक तरफ थे पोरस, याद रखिएगा पोरस जो हाथी पर बैठे हुए हैं, और एक तरफ था यूनान का शक्तिशाली शासक जिसका नाम था सिकंदर या अलेक्जेंडर। तो क्या थी ये इनकी लड़ाई, इस चीज पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साल था 326 बीसी, जब यूरोप का एक शक्तिशाली शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर के नाम से जाना जाता है, उसने भारत पर आक्रमण किया, जो कि ईरान को जीतता हुआ, ईरान के साथ साथ बहुत बड़े हिस्से को अधिकार करता हुआ जो भारत की तरफ आया। और उसका सामना होता है भारत के एक शक्तिशाली शासक जिसका नाम था राजा पोरस, जो कि पुरु वंश से संबंधित था। तो राजा पोरस और सिकंदर के बीच जो भयानक युद्ध हुआ, इस युद्ध को भारतीय इतिहास में झेलम का युद्ध या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग प्रत्येक पहलू पर अभी चर्चा करने वाले हैं और इसको मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से इस युद्ध का इतिहास में महत्व है। तो आइए चर्चा करते हैं पोरस बनाम सिकंदर की। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अलेक्जेंडर, जिसे हम अलेक्जेंडर बोलते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान। तो बेसिकली ये कौन है? बेसिकली अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो अलेक्जेंडर दी जो ग्रेट है, अलेक्जेंडर दी ग्रेट, इसका जो जन्म है वो यूनान में हुआ था। यूनान में एक जगह था, वहां से बिलोंग करता था, मैसिडोनिया। इसके पिता का नाम फिलिप था, फिलिप जो कि मैसिडोनिया के शासक थे, फिलिप सेकंड इनका नाम था। माता का नाम ओलंपिया था, ओलंपिया। और इसके जो गुरु थे, गुरु का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदर के गुरु का नाम। तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु जैसे महान दार्शनिक का शिष्य था सिकंदर। सिकंदर 336 बीसी में, 336 बीसी में मकदूनिया यानी आज का जो मैसिडोनिया है वहां का शासक बनता है, मकदूनिया का शासक बना। और उसने विश्व विजय करने का सपना देखा। यूनान में जो इसका वर्त हुआ था वो लगभग 356 बीसी में हुआ था। 356 बीसी में इसका जन्म होता है। इसमें जनरली इसके गुरु बहुत फेमस है और इसके पिता का नाम फेमस है। और मैसिडोनिया यानी ये मकदूनिया का शासक था। सवाल उठता है कि फिलिप सेकेंड जो कि मैसिडोनिया के शासक थे, उनकी मृत्यु के पश्चात सिकंदर जब गद्दी पर बैठा तो सिकंदर की जो उम्र थी लगभग 20 साल थी। 20 साल का एक युवा जिसके मन में विश्व को विजय करने का एक सपना था, उसने अपने गुरु से पूछा, जिनका नाम अरस्तु था, कि गुरुजी मैं विश्व विजय करना चाहता हूं। तो उनके गुरु ने उस समय की जो दुनिया थी उसके बारे में बताया। और इस प्रकार जो है सिकंदर यानी अलेक्जेंडर जो है क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन क्या इसका आक्रमण सीधा भारत पर हुआ? नहीं। सबसे पहले इसने अपने से 40 गुना बड़े साम्राज्य ईरानी साम्राज्य को हराया था। ईरानी साम्राज्य जो उससे 40 गुना बड़ा था। और यहां के जो राजा थे, यहां के जो राजा थे उनको डिफीट कर दिया था, जिसे हम दारा थर्ड कहते थे। तो ईरानी साम्राज्य जो कि यूनान के कंपैरिजन में, मैसिडोनिया के कंपैरिजन में 40 गुना बड़ा था, और इस राज्य को जीत लिया था सिकंदर ने। और इस युद्ध को जीतने के पश्चात, इस पूरे साम्राज्य को जीतने के पश्चात सिकंदर के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, सिकंदर महान या अलेक्जेंडर दी ग्रेट। यानी ईरानी साम्राज्य को जीतने के पश्चात उसको यह नाम मिला था अलेक्जेंडर दी ग्रेट, या हम बोलते हैं सिकंदर महान। यानी ईरानी साम्राज्य सिकंदर के बीच में एक युद्ध लड़ा गया जिसका बोलते हैं अरावेला का युद्ध। अरावेला का युद्ध 331 बीसी में लड़ा गया और इस युद्ध में सिकंदर ने अपने से 40 गुना बड़े साम्राज्य को हरा दिया। हर एक व्यक्ति उस समय यह कह रहा था कि सिकंदर आप ये क्या करने जा रहे हो? आपको आत्महत्या करना है तो आप नदी में कूद जाओ, पहाड़ से कूद जाओ, लेकिन आप इतने बड़े साम्राज्य से क्यों लड़ रहे हो? तो जब कोई व्यक्ति असंभव कार्य करने का प्रयास करता है, यानी सिकंदर ने जब अपने से 40 गुना बड़े साम्राज्य को हराया, इसीलिए उसका नाम बड़ा था अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान। तो इस प्रकार सिकंदर
लगभग बहुत सारे हिस्सों को जीतता हुआ हिंदुस्तान की तरफ बढ़ता है। और जब उसने भारत पर आक्रमण किया, तो इसकी स्टोरी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। तो आखिरकार इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ जो आपको जानना है। तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखना 326 वीसी, 326 वीसी साल था, 326 वीसी जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। तो सिकंदर जब आया तो याद रखिएगा उसने ईरानी साम्राज्य को जीत लिया था, यानी ईरानी साम्राज्य बोल सकते हैं या फारसी साम्राज्य बोल सकते हैं। और उस समय ईरानी साम्राज्य की जो सीमा है वो हिंदुस्तान से लगती थी, क्योंकि भारत पर जो पहला आक्रमण किया था, हिंदुस्तान पर जो पहला आक्रमण किया था वो ईरानी शासक किसने किया था, याद रखिएगा ईरानी शासक दारा प्रथम ने किया था, जिसे हम डेरियस प्रथम भी बोलते हैं। तो हिंदुस्तान पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला, हिंदुस्तान के क्षेत्र को जीतने वाला पहला जो शासक था वो एक ईरानी शासक था जिसका नाम था डेरियस। तो उसने भारत के पश्चिमोत्तर भाग जो सिंधु नदी का इलाका है इसको जीत लिया था। और क्योंकि ईरानियों का इस क्षेत्र पर कब्जा था, अब कौन आ गया है, याद रखिएगा अब सिकंदर आया है। सिकंदर इस रास्ते से होते हुए हिंदुस्तान के बॉर्डर तक आ पहुंचा है, तब जाकर वो भारत पर आक्रमण करता है और भारत में उसका विरोध करता है एक शक्तिशाली योद्धा जिसे हम पोरस के नाम से जानते हैं। तो कुछ इस प्रकार है, आपको समझना है और मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए दो नदियां हैं, एक नदी है जिसको हम सिंधु नदी बोलते हैं या इंडस रिवर आप बोल सकते हैं, सिंधु नदी, और एक दूसरी नदी है जिसको बोला जाता था झेलम, यानी ये रही हमारी झेलम रिवर। सिंधु और झेलम नदी के बीच में एक यहां पर राज्य हुआ करता था और इस राज्य का नाम था तक्षशिला। इस स्टोरी को जरा आप ध्यान से सुनिएगा, तक्षशिला राज्य। और इस तक्षशिला राज्य का जो राजा था उसका नाम था आंभी। क्या नाम था, आंभी। और इसका एक दोस्त था जिसका नाम था तीर्थगुप्त। तो तक्षशिला राज्य किन दो नदियों के मध्य था, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखिएगा सिंधु और झेलम के बीच में स्थित था तक्षशिला राज्य। और झेलम से लेके जो चिनाब नदी का बीच का क्षेत्र था, ये कौन सी नदी है, चिनाब। झेलम और चिनाब नदी के बीच में एक राज्य था और इस राज्य का नाम था पौरव राज्य। इस स्टोरी को आपको ध्यान से समझना है, क्या नाम था इसका, नाम पौरव राज्य था। और इस पौरव राज्य का जो राजा है इसका नाम था पोरस। तो पौरव राज्य का राजा कौन था, याद रखिएगा पौरव राज्य का राजा पोरस था। अब इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वो आपको जरा समझना है, यानी तक्षशिला राज्य और पौरव राज्य के बीच में एक ही नदी है जो सीमा का काम करती थी, बॉर्डर का काम करती थी। उस नदी का नाम क्या है, झेलम रिवर है। झेलम रिवर तक्षशिला और पौरव राज्य के बीच में सीमा का काम करती थी, बॉर्डर थी ये नदी, ठीक है। तक्षशिला का जो राजा था आंभी, वो पौरव राजा यानी पोरस से शत्रुता रखता था और पोरस को हराने की इच्छा रखता था, परंतु वो कभी जीत नहीं पाया पोरस को। इसीलिए वो क्या करता है कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया, तो सिकंदर बैक्टीरिया से होते हुए जब हिंदुस्तान की सीमा में आया, तो सबसे पहले जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो भारत का जो राजा उससे जाकर मिल गया था, उससे जाकर दोस्ती करता, उससे मिल गया, उसका नाम आंभी था। इसीलिए आंभी को भारतीय इतिहास में देश का पहला गद्दार बोलते हैं। याद रखिएगा देश का प्रथम गद्दार कौन था, देश का पहला देशद्रोही कौन था, तो याद रखिएगा वो आंभी था, जो पोरस के विरुद्ध या भारत के विरुद्ध सिकंदर से मिल गया और दुश्मन से जाके दोस्ती कर ली और कहीं ना कहीं उसको भड़काता है पोरस के विरुद्ध। अब आपको इस स्टोरी को समझना है कि सिकंदर की सेना जब आंभी के राज्य से आएगी तो क्या सिंधु नदी पर उसे कोई रोकेगा, नहीं। तो सिंधु नदी से होते हुए वो तक्षशिला के पास और उसकी सीमा आ जाती है, उसकी सेना कहां तक आ जाती है, उसकी सेना आ जाती है झेलम नदी के तट तक। तो सिकंदर की सेना सिंधु नदी को पार करते हुए झेलम के किनारे आ जाती है, क्योंकि तक्षशिला का जो राजा है आंभी उससे दोस्ती कर लेता है। और याद रखिएगा देश के विरुद्ध उसने गद्दारी की, इसीलिए इसे देश का पहला देशद्रोही या गद्दार हम कह सकते हैं, आंभी, जो कि तक्षशिला का राजा था। तक्षशिला राज्य किन दो नदियों के मध्य स्थित है, सिंधु और झेलम। अब सिकंदर की सेना तक्षशिला राज्य से होते हुए झेलम नदी के किनारे है और झेलम से किसकी सीमा शुरू होती है, झेलम से सीमा शुरू होती है पौरव राज्य की। और पौरव राज्य का राजा कौन है, राजा पोरस। सिकंदर ने बड़े घमंड में पौरव राजा पोरस को एक पत्र लिखा कि अगर तुम जीवित रहना चाहते हो और अपने राज्य को यूं ही बचाना चाहते हो तो हमारी सेवा में आ जाओ।
पौरव राज का राजा जो था पोरस, जैसे पंजाब का शासक भी हम कह सकते हैं, तो जो पोरस था उसने कहा कि जो वीर होते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करते, और अगर तुम वीर हो सच्चे तो युद्ध के मैदान में आओ, युद्ध के मैदान में हम लोग बात करेंगे। तो कुल मिलाकर इस नदी के किनारे, ध्यान से सुनिएगा कौन सी नदी है, इस नदी के किनारे जिसका नाम क्या है, झेलम, झेलम नदी के किनारे इन दोनों सेनाओं के मध्य जो युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध को भारतीय इतिहास में कहते हैं, क्योंकि ये झेलम के किनारे लड़ा गया इसीलिए इसको कहा जाता है झेलम का युद्ध। या झेलम का पुराना नाम क्या है, ऋग्वेद में झेलम को वितस्ता कहा गया है इसीलिए इसे कहा जाता है वितस्ता का युद्ध। या यूनानी लोगों ने झेलम नदी का नाम रखा है हाइडेस्पीच, इसीलिए इसको कहा जाता है हाइडेस्पीच का युद्ध। तो ये था हाइडेस्पीच का युद्ध, लड़ा गया था, साल था 326 बीसी। एक तरफ है इसमें राजा पोरस और दूसरी तरफ है हमारे दुश्मन जिसका नाम है क्या, सिकंदर, और सिकंदर का साथ दे रहा था कौन, आंभी, और आंभी का एक दोस्त और था तिसगुप्त। फाइनली इन दोनों के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है, और इस युद्ध में क्या होता है, इसी युद्ध को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग जो है मत हैं, और मैं चाहता हूं कि आप दोनों मत सुनिए। जो मत इतिहास की किताबों में हम लोगों को बताया जाता वो ये है कि जब ये युद्ध की शुरुआत होती है, अब इसमें एक निर्णायक बात है, इसकी जो सेना है राजा पोरस की, इसमें 200 तो हाथी थे, ठीक है, और विशेषकर याद रखिएगा हाथियों की सेना बहुत शक्तिशाली होती थी, और जो पोरस जो है, पोरस उसके पास सेना छोटी है लेकिन उसके पास हाथियों की सेना है जो उसके एक तरीके से प्रभाव को ज्यादा महत्वपूर्ण बताती है। कारण क्या था कि सिकंदर की सेना में घुड़सवार सेना है, सिकंदर की सेना ने कभी भी हाथियों की सेना से युद्ध नहीं किया था। अब जब सिकंदर और पोरस के बीच में जब ये लड़ाई हो रही थी और पोरस के पास हाथियों की सेना थी, लगभग 200 हाथी थे, तो अब झेलम नदी भी इस समय उफान पर थी। अब इसमें जो एक मत है कि सिकंदर जीता, पहले इसी मत को मैं पूरा कर देता हूं कि सिकंदर ने क्या किया कि जब झेलम नदी के तट पर उसकी सेना इस तरफ है तो वो पार करना चाह रहा था झेलम नदी को, और उसने रात को गुपचुप तरीके से झेलम नदी पार करके जो है दूसरे दिन जो है पोरस की सेना पर हमला कर दिया। पोरस की सेना में जो हाथी थे, हाथी आगे बढ़ते और हाथियों ने जो है सिकंदर की सेना में भगदड़ मचा दी, उसके घोड़े जो है भाग खड़े हुए और बुरी तरीके से उसकी सेना जो है पीछे हटने लगी। कहा तो यह तक जाता है कि इसी युद्ध में सिकंदर का जो घोड़ा था बुफे काल उसकी डेथ हो जाती है, और उसको कहीं ना कहीं पोरस ने सिकंदर को पकड़ लिया था। लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा, भारतीय राजपूत और क्षत्रिय राजाओं का एक धर्म रहा है कि निहत्थे पर वार नहीं करते और अपने दुश्मन को सरेंडर करने पर छोड़ देते हैं। तो पहले दिन का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में संभवतः पोरस की विक्ट्री होती है और पोरस ने जो है सिकंदर को छोड़ दिया। लेकिन सिकंदर इस हार से तिलमिला गया और उसने दूसरे दिन कूटनीतिक तरीके से दोबारा 3 ओर से हमला किया, और बाद में इस हमले में उसने जो है पोरस को क्षति पहुंचाई। और पोरस बाद में जो है, जब पोरस की हार होती है तो सिकंदर उसकी जो हार है उसके बाद उसे बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद उससे पूछता है कि बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस कहता है कि जैसा एक जीते हुए राजा को हारे हुए राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर पोरस के इस जवाब से बड़ा प्रसन्न होता है और उसे जीता हुआ उसका जो राज्य है वो उसे वापस कर देता है और उसे मित्रता कर लेता है। तो एक जो मत है वो ये मानता है कि सिकंदर की इस युद्ध में जीत हुई, और यही मत इतिहास की किताबों में चलता है और मैं भी आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैंने यही स्टोरी बताई थी। उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया और कमेंट में बहुत कुछ लिखा कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, कि एक्चुअली में सिकंदर की जीत हुई। अब हम दूसरे मत पर चलते हैं। भारतीय विद्वानों का एक वर्ग है जो ये मानने को तैयार नहीं है कि इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई। उनका मानना है कि इस युद्ध में पोरस की जीत हुई। उसके पीछे वो कुछ प्रमाण देते हैं। जैसे प्रमाण नंबर 1 है कि एक सिक्का मिला है जिसमें हाथी पर बैठा हुआ पोरस सिकंदर को बांध के ले जा रहा है। तो एक ये एविडेंस के तौर पे दिया जाता है। दूसरा एविडेंस कि कोई भी राजा, ये जो इतना बड़ा राजा था सिकंदर, ये इतना भी महान नहीं था कि जीते हुए राज्य को वापस लौटा दे। तीसरा कि सिकंदर की जो सेना जब वापस लौटती है तो वो यहां से नहीं लौटती है। तो इसके पीछे क्या तर्क हो सकते हैं? तो कुल मिलाकर कुछ इतिहासकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अपने आप में एक विवाद का विषय है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो हिस्ट्री की किताबों में आप लोगों को पढ़ना है, हाइडेस्पीच, झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, इस युद्ध में आपको सिकंदर के ही बारे में बताना है कि सिकंदर की विजय होती है और बाद में जो है पोरस और सिकंदर के बीच में मित्रता हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा है, इसे झेलम का युद्ध कहते हैं। इसमें ये सबसे निर्णायक है कि झेलम नदी तक्षशिला और पौरव राज्य के बीच में थी। तो कुल मिलाकर ये निर्णायक युद्ध होता है जिसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था। ये जो युद्ध है, इस युद्ध के दौरान सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा था।
कितने महीने रहा था? सिकंदर भारत में 19 महीने रहा था और उसके बाद जो है सिकंदर भारत से लौट जाता है। सिकंदर जब आगे बढ़ रहा था तो यहां पर हमको कुछ जानकारियां और मिलती हैं कि सिकंदर जब चिनाब नदी के तट पर था तो चिनाब नदी से जब वो आगे बढ़ने लगा तो आगे बढ़ते बढ़ते उसे कुछ छोटे छोटे राज्यों से लड़ना पड़ा और इन छोटे छोटे राज्यों में कई बहुत शक्तिशाली गणराज्य थे और एक जो लास्ट रिवर थी उस नदी का नाम है व्यास नदी। तो सिकंदर की सेना यहां तक तो लगातार आ जाती है, चिनाब नदी को पार करते हुए, फिर इधर पार करते हुए, लेकिन सिकंदर की सेना ने इसको पार करने से मना कर दिया। किसको? याद रखिएगा, सिकंदर की सेना इस नदी को पार नहीं कर पाई और सिकंदर की सेना जो है यहां से वापस लौट गई थी, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सिकंदर की सेना कहां से लौट गई? उसने व्यास नदी को पार नहीं कर पाया। इसके अलावा सिकंदर के जो युद्ध हैं वो क्षुद्रक, मालव, पाटल ये गणराज्य थे और इन गणराज्यों से सिकंदर का भयानक युद्ध हुआ। मालव गणराज्य से युद्ध करते हुए सिकंदर घायल हो गया था और इस युद्ध में सिकंदर ने घायल होने के बाद यहां पर महिलाओं, पुरुषों का और वृद्ध लोगों का, सबका जो है, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, सभी का क्या है, नरसंहार कर दिया था। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि सिकंदर जो है भारत में 19 महीने रहता है, वो यहां से आगे बढ़ते हुए कहां तक पहुंचता है? व्यास नदी तक पहुंचता है। व्यास नदी को पार करने से उसकी सेना मना कर देती है और इस प्रकार जो है सिकंदर भारत से लौट जाता है। तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो लड़ाई हुई, उस युद्ध में पोरस ने बहुत वीरतापूर्ण जो है युद्ध किया और इस युद्ध के पश्चात जो है सिकंदर, देखिए याद रखिएगा, ये हाथियों की जो सेना थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हाथियों के आगे घोड़े टिक नहीं पाते हैं और इन हाथियों की वजह से सिकंदर की सेना में भगदड़ भी मचा। लेकिन सिकंदर के पास एक रणनीति थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसने पोरस के साथ विजय पाने में, या ऐसा हम कह सकते हैं अगर इस बात को कंक्लूड किया जाए और इसका जो सही उत्तर होना चाहिए कि इसमें किसकी जीत हुई, तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि पोरस और सिकंदर के बीच में जब ये युद्ध हुआ होगा तो कहीं ना कहीं पोरस बहुत शक्तिशाली था जिसने सिकंदर को टक्कर दी और सिकंदर को पोरस की इस वीरता से प्रभावित होना पड़ा और दोनों के बीच मित्रता हो गई। इसीलिए इस विवाद का जो कारण है वो निकल कर आता है क्योंकि पूरी तरीके से किसी एक व्यक्ति के पक्ष में ये रिजल्ट नहीं जाता। तो याद रखिएगा, सिकंदर को हिंदुस्तान से लौटना पड़ता है कब? जब वो आगे बढ़ता है और उसके बाद जो इसकी सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती है और यहीं से व्यास नदी को पार करे बगैर वो जो है वो लौट जाता है। सिकंदर जो है लगभग 325 बीसी में हिंदुस्तान से लौट गया था। कब? 326 में आया था, 325 बीसी में लौट गया और लौटने के पश्चात उसकी 323 बीसी में जो है इराक के बेबीलोन में, 323 बीसी में एक जगह है बेबीलोन, यहां पर जो है इराक के बेबीलोन शहर में उसकी डेथ हो जाती है। बेबीलोन में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, ये जो आज का हमारी स्टोरी थी, इस स्टोरी में मेन मोटिव था इस युद्ध के बारे में आपको समझाना। तो पहला युद्ध जो हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास का वो था दसराग युद्ध। दसराग युद्ध किस किस के बीच हुआ, कब हुआ, कौन जीता, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध हमको मिलता है वो झेलम का युद्ध, जिसे वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है और ये युद्ध लड़ा गया था 326 बीसी में यूनानी शासक सिकंदर या अलेक्जेंडर और भारत के एक शक्तिशाली राजा, पौरव राजा पोरस के मध्य। और इस युद्ध में हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं पोरस ने बहुत ही ज्यादा टक्कर दी, जबकि ये बहुत सारे साम्राज्यों को जीत कर आया था। और अगर हम कंपैरिजन करें तो सिकंदर की सेना बहुत बड़ी थी, सिकंदर के पास राज्य बड़ा था और उसके बाद भी पोरस ने एक छोटे राज्य का शासक होने के पश्चात भी बड़ी ही वीरतापूर्ण और शक्तिपूर्ण तरीके से जो है सिकंदर को चुनौती दी, सिकंदर को जो है प्रभावित किया और फलता यह हो सकता है कि दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने हो। तो विवाद हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे, इतिहास और विवाद का नाता रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, ये जो सीरीज है इसमें हम लोग केवल वॉर को कवर कर रहे हैं, वॉर के अलावा बहुत सारी चीजें भी होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बाकी चीजों को भी कवर कीजिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें और इस सीरीज में आपको क्या चाहिए, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।